कंडक्टिविटी, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। और सिग्मा होता क्या, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कंडक्टिविटी होता है बेटा 1 अपॉन रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का जो इन्वर्स है वो कंडक्टिविटी होता है, मतलब सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रजिस्टिविटी, या हम कह सकते हैं सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो के इक्वल होगा। और रो की वैल्यू क्या था, रो था m/n E²2, तो इसको अपन लिख सकते हैं n E²2 अपॉन m के इक्वल होगा। और इसकी यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट को हम कहेंगे ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स, या हम कह सकते हैं और मो इनटू मीटर इनवर्स, या तीसरी एक और यूनिट है साइमन इनटू मीटर इनवर्स। तो जो ओम, ये जो अपने पास है, ये जो सिंबल है इसको अपन पढ़ेंगे मो, और एस जो है उसको अपन कहेंगे साइमन। तो ये सभी अपन कह रहे कंडक्टिविटी की यूनिट है, ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स, मो इनटू मीटर इनवर्स, या साइमन इनटू मीटर इनवर्स। ये अपन कह रहे कि कंडक्टिविटी, अभी कंडक्टिविटी जैसे किस किस पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। और नेचर बेटा एन जो है वो बेसिकली नेचर पे डिपेंड करेगा। सेकेंड अपन कहेंगे टेम्परेचर, कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और टेम्परेचर में अपन कहेंगे कि जो टो है वो टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टो जो है दैट इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर। अगर इसमें भी बेटा अपन कहेंगे कि जैसे अगर हम कंडक्टर की बात करें और कंडक्टर, कंडक्टर में अपन कह रहे कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टर के लिए जो इफेक्टिव फैक्टर है वो टो होता है, तो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो हम कहेंगे कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के लिए हम कहेंगे कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो उस केस में इफेक्टिव फैक्टर एन होगा, एन भी इंक्रीज होगा, और एन इंक्रीज होगा तो सिग्मा विल इंक्रीज। जो सिग्मा है वो बेटा अपन कह रहे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। अगर अपन कह रहे कि मैक्सिमम कंडक्टिविटी मटेरियल की बात करें तो सिल्वर, सिल्वर हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी, सिल्वर की रेजिस्टिविटी मिनिमम और कंडक्टिविटी मैक्सिमम रहती है। सिल्वर हैज द मैक्सिमम कंडक्टिविटी। नोट किया बेटा? यस। अभी कंडक्टिविटी के बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को अपन जी से रिप्रेजेंट करेंगे।
एंड कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का इनवर्स वो कंडक्टेंस है और इसको हम लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर ए टो अपॉन एम एल के इक्वल होगा। ये कंडक्टेंस है। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगा कंडक्टेंस का? मो। उल्टा जो ओमेगा है वो मो को रिप्रेजेंट करेगा। या हम कहेंगे ओम इनवर्स, या हम कहेंगे साइमन। ये अपन कह रहे कि इसका फॉर्मूला है कंडक्टेंस का जो 1 अपॉन आर के इक्वल होगा। और आर की वैल्यू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू, तो हम इसको लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर ए टू अपॉन एम एल के इक्वल होगा। कंडक्टेंस के बाद में हम बात करेंगे दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी मोबिलिटी को अपन म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। यस, मोबिलिटी देखो क्या है, तो हम ये कह सकते हैं द ड्रिफ्ट वेलोसिटी per unit the drift velocity per unit electric field intensity per unit electric field intensity is called mobility। mobility मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई के इक्वल होगा। वी डी अपॉन ई। और अगर अपन इसका ऐसा यूनिट देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, ये अपने को मिला मीटर कूलम और ये सेकेंड इंटू न्यूटन पर कूलम के इक्वल होगा। ये इसका ऐसा वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और इसका अपन कह रहे कि ऐसा यूनिट हम कहेंगे न्यूटन पर कूलम। अभी अपन नोट करके लिखेंगे कि जैसे सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स तथा दो होते हैं, तो अगर अपन यहाँ पे बात करें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is greater than the drift velocity of holes। drift velocity of holes इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट अपन सर आपकी सेमीकंडक्टर आवाज अचानक कम हो गई। ओके। drift velocity of electron is greater than drift velocity of holes। आपको निशा आवाज आ रही है? हाँ सर, थोड़ी सी कम आ रही है लेकिन आ अच्छा, रही अभी यस है। Yes, sir. चलो, तो मोबिलिटी, तो यहाँ पे बेटा अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी देखें तो हम लिख सकते हैं म्यू इंटू ई के इक्वल होगा। सेकेंड पॉइंट बेटा अपन देखें कि जैसे हमने कहा था कि करंट आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी के इक्वल है और इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी हम करंट को लिख सकते हैं एन ई ए म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। एन ई ए वी डी
और उसको अपन लिख सकते हैं एन ई ए म्यू इंटू ई के इक्वल होगा। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स मतलब? क्या करो, हाँ, जैसे हमने सेमीकंडक्टर में दो टाइप के चार्ज कैरियर्स की बात की थी। सेमीकंडक्टर जैसे एक तो कंडक्टर होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है। कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स केवल इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसको नोट के फॉर्म में लिख लो। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट, फोर कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर अपन कहेंगे चार्ज कैरियर्स वो इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टर के अंदर करंट केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होती है। अगर हम बात करें फोर सेमी कंडक्टर, और सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स दो टाइप के होते हैं। चार्ज कैरियर्स एक तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन है, एंड सेकेंड अपन कहेंगे होल्स है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। और अगर हम सेमीकंडक्टर में टोटल करंट की बात करेंगे तो हम कहेंगे करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स। अभी होल्स होता क्या है, तो होल्स होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के कारण अपन कह रहे कि होल्स क्रिएट होते हैं, और जो उस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट मतलब पॉजिटिव चार्ज अपन उसको ट्रीट करेंगे। फिर अपन कह रहे कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस होंगे। चार्ज कैरियर्स फर्स्ट पॉजिटिव आयंस एंड सेकेंड अपन कहेंगे नेगेटिव आयंस। अगर अपन कह रहे कि उसमें टोटल करंट की बात करेंगे तो करंट ड्यू टू पॉजिटिव आयंस प्लस करंट ड्यू टू नेगेटिव आयंस के इक्वल होगा। टोटल करंट पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों के सम के इक्वल होगा। सर कैन यू रिपीट व्हाट होल्स आर? यस, हम कह रहे सेमीकंडक्टर के लिए चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। तो टोटल करंट जब भी अपन फाइंड करेंगे तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स दोनों से फाइंड करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करेंगे, जैसे सेल है और प्राइमरी सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, उसमें अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाएंगे और एक एनोड और कैथोड अपन डालते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस जो है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ। तो दोनों के मोशन के कारण करंट जो फ्लो होगी, तो टोटल करंट करंट ड्यू टू पॉजिटिव आयंस प्लस करंट ड्यू टू नेगेटिव आयंस दोनों के सम के इक्वल होगा। नोट कर दिया? Yes, sir. यस। अभी जैसे बेटा अपन कह रहे कि कुछ एग्जांपल इससे रिलेटेड अपन देखेंगे। जैसे हमें कहा गया है if the length if the resistance wire if the resistance wire has resistivity rho has resistivity rho if the resistance wire has resistivity rho, if the length
of the wire if the length of the wire becomes double by stretching, then find the new resistivity of the wire. New resistivity of the wire. वायर की रेजिस्टिविटी क्या होगी वो अपनी को फाइंड करनी, ये क्वेश्चन। रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो रेजिस्टिविटी सेम रो ही बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम कह रहे हैं, क्वेश्चन हमें कह रहा है इफ द length of the resistance wire is increased by 100% by stretching, then find the percentage increment in the length में परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या होगा ये अपने को फाइंड करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So is it 50%? कितना? 50? नो। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यस पहले बेटा देखो समझो इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड और कंपटीशन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे हमें बेटा पता है कि रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए के इक्वल होता है। अभी हम जब वायर को स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ इंक्रीज होगी तो क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा, बट क्रॉस सेक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट रखने के लिए हम एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से अपने को मिला R इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम बी, क्योंकि
सॉलिड वायर है तो उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेंथ बढ़ेगी तो क्रॉस सेक्शन का, बट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अभी रो और वी दोनों कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से अपने को मिला आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अभी बेटा अपन क्या कहेंगे कि जब प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है तो रिलेशन फाइंड करने के लिए R1/R2 इक्वल्स टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि R1 वो R के इक्वल है, R2 अपने को फाइंड करना है, L1 L के इक्वल है, और L2 100% इंक्रीज किया तो 2L हो गया। पहले L लेंथ था, अभी लेंथ 2L हो गया। तो यहाँ से अपने को मिला R2 इक्वल्स टू 4R के इक्वल होगा। तो फाइनल रेजिस्टेंस लेंथ इंक्रीज करने के बाद में 4 टाइम्स R हो गया। हमें परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा गया, तो डेल्टा R वो कितना होगा, R2 माइनस R और R1, और उसको हम लिख सकते हैं 4R माइनस R। परसेंटेज के लिए अपन R से डिवाइड करेंगे, कि R से डिवाइड किया तो हमें मिला 3, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 एंड दैट विल बी इक्वल टू 300%। तो लेंथ को जब अपन 100% से इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस 300% से इंक्रीज होगा। फाइनल रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, बट परसेंटेज इंक्रीमेंट है वो 300% के इक्वल होगा। सर लेकिन क्वेश्चन में तो परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द लेंथ पूछा है। हाँ, if the length of the resistance wire is increased by 100%, sorry, then find the percentage increment, sorry मैंने ये मिस्टेक कर दिया, percentage increment in resistance, इन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अंदर परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है, लेंथ में नहीं। सर यहाँ पे रो बाय वी कांस्टेंट कैसे रहेगा? क्योंकि रो तो कांस्टेंट ही होता है, गिवन मटेरियल के लिए रो कांस्टेंट होता है। लेंथ को बढ़ाने या कम करने पर रेजिस्टिविटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अपन कह रहे कि कोई वायर है, सॉलिड वायर है, सिलिंड्रिकल है, तो उसका वॉल्यूम भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेंथ बढ़ेगी तो क्रॉस सेक्शन कम होगा, बट मटेरियल तो वही रहेगा, मटेरियल तो चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए हम वॉल्यूम को कांस्टेंट लेके चलते हैं। ओके सर। आंसर। चलो अभी इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमें कहा गया है the wire is stressed, wire is stressed to increase, wire is stressed to increase the length by 1%. Find the percentage, find the percentage increment in the resistance, percentage increment in the resistance, ये अपने को फाइंड करना है।
So is it 2.01%? कितना? 2.01. नो बेटा, इसमें थोड़ा सा और ट्रिकी होगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यस, देखो बेटा ध्यान से समझना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मोस्टली स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। हमने अभी कहा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रो एल अपॉन ए के इक्वल होता है, ये रेजिस्टेंस है। और अभी हमने कहा था कि रेजिस्टेंस उसको हम लिख सकते हैं रो एल स्क्वायर अपॉन वी, रो और वी कांस्टेंट था। अभी देखो यहाँ पे परसेंटेज जो है वो लेस देन 5% है, मतलब अपन कह रहे कि 1% दिया हुआ है, तो जब भी लेस देन 5% होता है तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू क्या होगा, 2 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला डेल्टा आर अपॉन आर। यस, ये बेटा एरर एनालिसिस पता चला। हमने कहा था कि जब भी एरर लेस देन 5% होता है तो हम एरर कैसे फाइंड करते थे, जैसे अपने पास एक जेड दे रखा है, जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई 3 है अपॉन पी है। मुझे जेड में या इसको ऐसा ले लो, जेड इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब रूट सी डी बेटा। और अपने को जेड में एरर फाइंड करना, तो हम क्या लिखते थे जेड में एरर, डेल्टा जेड बाई जेड 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी के इक्वल, ये अपने लिखा था। सेम ऐसा कैसा बेटा, अपन कह रहे कि एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रो है वी तो कांस्टेंट है, तो हम 2 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर लिख सकते हैं। और ये बेटा अपन कह रहे 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 और 2 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, 1% दिया हुआ है, तो फाइनल जो रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट 2% का होगा। तो जब भी एरर लेस देन 5% दिया हुआ है तो अपन कहेंगे एरर है वो जस्ट 2 टाइम्स लेंथ में इंक्रीमेंट के इक्वल होगा। सर लेकिन अगर इधर भी हम पहले वाली मेथड से करेंगे तो मुझे आंसर 2.01 नहीं नहीं, परसेंटेज मिला। 2.01 अपन 01 को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 2%, ये अप्रोक्सीमेट मेथड है जो 2% के आसपास ही देगा। और अगर हम पहले वाले से मतलब पहले वाला अगर अपने को 100% दिया हुआ है उसको हम अगर इस मेथड से करेंगे तो रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 100% तो 200% ही होता है, जबकि आंसर कितना 300%। तो अप्रोक्सीमेशन 2.01 को हम 2% ले सकते हैं, बट 300% को 200% नहीं ले सकते। So sir, सर we can use the previous method too. मेथड 2 तो सही है, मेथड 2 भी अपन कह रहे कि सही है इसके लिए, बट अपन कह रहे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन इस मेथड से नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग मेथड से करेंगे। नहीं सर, ये वाला फर्स्ट मेथड से कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सेम आंसर मिलेगा। हल्का सा 0.01 पॉइंट बहुत कम अपन कह रहे कि डिफरेंस होगा, तो उसको अप्रोक्सीमेट करके हम 2% लिख सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। वो सर मेथड अगर जो 1% एल, बोलो बेटा, अगर 1% की जगह 10% दिया हो तो तो फर्स्ट उसमें वाला फर्स्ट मेथड, मेथड ही तो कर फर्स्ट सकते हैं। मेथड 10% दिया हुआ है तो फर्स्ट मेथड ही लगाएंगे। देख लो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इफ द लेंथ of the wire is increased by 10% by stretching, then find the percentage increment
परसेंटेज इंक्रीमेंट इन लेंथ में परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। यहाँ से अपने को मिला 21%, ये अपन कैलकुलेट का परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा। चलो नेक्स्ट देखो, the resistance of a thin silver wire, the resistance of a thin silver wire is 1 ohm at 20 degrees Celsius. The wire is placed in liquid bath and its resistance rises to 1.2 ohm. What is the temperature of the bath? बाथ का टेम्परेचर क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। अल्फा इक्वल्स टू 10⁻⁻² पर डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। ये क्वेश्चन Is it 40 degrees Celsius? 40 डिग्री सेल्सियस, गुड। यहाँ पे बेटा बिल्कुल सही है 40 डिग्री सेल्सियस। हम रिलेशन यूज करेंगे बेटा आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी बेटा। इसने कहा है कि आर टी 1.2 है, आर नॉट इनिशियल बेटा 1.0 है, 1 प्लस एल्फा और टेम्परेचर फाइनल अपन करें टी एफ है और इनिशियली 20 के इक्वल है। एल्फा की वैल्यू 10⁻⁻² लिख देंगे तो 1.2 इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा की वैल्यू 10⁻⁻² टी एफ और माइनस अपन करें कि 0.2 तो 1.2 -1
n plus 0.2 equals to 10⁻⁻2 TF। तो ये हमें मिला 0.4 इंटू 10⁻²। ये फाइनल टेम्परेचर होगा। तो TF इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। यस, नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल। इन both hydrogen atom, the electron moves round the nucleus in a circular orbit of radius 5 into 10⁻⁻11 meter with a time period of 1.5 into 10⁻⁻16 seconds. Then find the associated current with electron। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण कितनी करंट होगी, वो करंट अपनी को फाइंड करना। यस, देखो बेटा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोथ हाइड्रोजन एटम, देखो बेटा इधर इलेक्ट्रॉन मूव राउंड द न्यूक्लियस, ये जैसे अपन कह रहे न्यूक्लियस है, और हाइड्रोजन
कि अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो उसमें एक प्रोटॉन रहता है और अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग ऑर्बिटल मोशन कर रहा है और ये बेटा अपन कह रहे कि इसकी स्पीड v है और रेडियस r है। हमें क्या क्या गिवन है, सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस गिवन है 5 × 10⁻⁻4 मीटर। टाइम पीरियड अपनी को गिवन है 1.5 × 10⁻16 सेकेंड और करंट अपनी को फाइंड करना है। तो करंट क्या होता है, E/t के इक्वल होता है। चार्ज E है और वो E चार्ज टोटल एक सर्कल t टाइम पीरियड में कवर करता है। तो बस इसकी वैल्यू उठा, E को हमने लिखा 1.6 × 10⁻19 और E की वैल्यू 1.5 सॉरी T की वैल्यू 1.5 × 10⁻16 सेकेंड। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 1.6 एंड 1.5 × 10⁻, और ये बेटा अपन कह रहे कि -3 के इक्वल है और उसको हम लिख सकते हैं 1.07 10⁻³ एम्पियर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि फ्लोइंग करंट है। सर तो यहाँ पे रेडियस का कोई यूज नहीं है? रेडियस का कोई यूज नहीं, कंफ्यूजन के लिए दिया, कंफ्यूज करने के लिए। Okay. कितने टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस 2 ओम होगा, ये अपने को फाइंड करना। So I got 827 degrees Celsius. 827 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है तो केल्विन में कैलकुलेट करना है। 1100. सही। तो यहाँ पे अपन कहेंगे RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। RT अपनी को का 2 ओम, R0 1 था, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.00125 और फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना इनिशियल 300 केल्विन के इक्वल। मीन्स यहाँ पे हमें मिला 1 डिवाइड बाय 0.00125 प्लस 300 और ये टी एफ के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से हमें मिला 100 इंटू 1000 अपॉन 125 प्लस 300 25 4 द 25 और 5 2 द 10 200 मतलब 800 प्लस 300 तो कितना मिला 1100 केल्विन। ये इसका आंसर है। टी एफ इक्वल टू 1100 केल्विन के इक्वल होगा। अच्छा. यस, नेक्स्ट बेटा अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट करेंगे।
करंट डेंसिटी है क्या, तो हम कहेंगे द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन area is called current density J। देखो बेटा कैसे, ये जैसे अपन कह रहे कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर का बेटा अपन कह रहे कि ये एक क्रॉस सेक्शन है, इसमें करंट अपन कह रहे कि I फ्लो हो रही, इसका एरिया बेटा A सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये एंगल अपन कह रहे कि थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा बेटा A cos थीटा। तो जब अपन करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो करंट डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन अलोंग द करंट, तो हम लिखेंगे J इक्वल्स टू I अपॉन A cos थीटा के इक्वल होगा। इसको अपन कह सकते हैं कि I इक्वल्स टू J A cos थीटा, और हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो J डॉट A वेक्टर भी लिख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे अपन नोट करके लिख सकते हैं current density is a vector quantity, current density is a vector quantity। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि अपन कह रहे कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी। अगर बेटा अपन कह रहे कि करंट डेंसिटी दिया हुआ है और हमें करंट फाइंड करना, तो हम इंटीग्रेशन J डॉट dA लिख सकते हैं। अगर हमें करंट डेंसिटी दिया हुआ है और एरिया अगर करंट फाइंड करना टोटल करंट, तो J डॉट A के इक्वल अपन J डॉट dA इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। The current density across a cylindrical conductor of radius capital R varies according to the equation J equals to J naught 1 minus small r upon capital R, where R is the distance from the axis thus the current density is a maximum J naught at the axis R equals to 0 and decreases linearly to 0 at R equals to capital R. Calculate the current in terms of J naught and the conductor
क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A equals to pi r square। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे अपन कह रहे कि एक सिलेंडर है बेटा, इस टाइप से अपन कह रहे कि एक सिलेंड्रिकल वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रही है और उसकी करंट डेंसिटी अपने को दिया हुआ है। करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू J नॉट 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R के इक्वल, और अपने को टोटल करंट फाइंड करना है। ट्राई करो। लिमिट 0 टू कैपिटल R, और उसको अपन लिखेंगे तो यहाँ से अपने को मिला टोटल जो करंट आई है उसको अपन लिख सकते हैं 2 पाई J नॉट और इंटीग्रेशन 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R r डी आर, r इक्वल्स टू 0 टू कैपिटल R। देखो इसको इंटीग्रेट किया बेटा, 2 पाई J नॉट कॉन्स्टेंट बाहर, r का डी आर के रेस्पेक्ट में r स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 अपॉन कैपिटल R r क्यूब बाई 3, लिमिट 0 टू कैपिटल R। मीन्स यहाँ से हमें मिला 2 पाई J नॉट r स्क्वायर बाई 2 माइनस r क्यूब अपॉन r, और ये 3 हो गया, r से ये r कैंसिल और r स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है 2 पाई J नॉट एंड 3 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 6, तो सॉरी माइनस 2 r स्क्वायर। तो ये हमें मिला 2 पाई J नॉट r स्क्वायर अपॉन 6 के इक्वल होगा। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 3 आ गया। मतलब हम इसको लिख सकते हैं I इक्वल्स टू ये J नॉट हो गया पाई r स्क्वायर अपॉन 3 हो गया, और पाई r स्क्वायर को हम A लिख सकते हैं क्योंकि उसने कहा है कि A और J नॉट के टर्म्स में आंसर चाहिए। तो I इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं J नॉट A अपॉन 3 के इक्वल होगा। ये बेटा इसका आंसर होगा, J नॉट A बाई 3 के इक्वल होगा। नोट कर दिया? चलो ठीक है बेटा, यस सर। इसके आगे